हॉस्पिटल्स बुरे इमोशन और कई सारी नेगेटिव चीजों का कलेक्शन होते हैं और ये ऐसी खतरनाक चीजों को जन्म दे देती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सैरा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसे ऑटिज्म नाम की एक बीमारी थी। उसे तो फिलहाल के लिए एमआरआई मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि अच्छी तरीके से उसकी बॉडी स्कैनिंग की जा सके। दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे थे और सैरा का फादर बेन भी मौजूद होता है। बेन को नहीं समझता कि वो अपनी बेटी को कैसे ठीक करे। सैरा को सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं और भी कई सारी स्ट्रेंज बीमारियां थी जिसका इलाज अभी तक वो ढूंढ नहीं पाया। अब आज जैसे ही एमआरआई स्कैनिंग चालू हो जाती है तो सैरा काफी डरने लगी। उसे कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी। बेन काफी कॉन्शियस हो गया अपनी बेटी के लिए और वो डॉक्टर से पूछता है, पर वहाँ जो मेल और फीमेल डॉक्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मशीन कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगी, वो सिर्फ थोड़ी आवाज करती है जिससे कि सैरा डर रही है। ये बात सुनने पर बेन थोड़ा सा काम डाउन हो गया, लेकिन अभी भी उसे फिक्र तो हो ही रही थी। थोड़ी देर में स्कैनिंग भी चालू हो गई, लेकिन सैरा ने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिससे वो कुछ बता नहीं पा रही थी। वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक होकर चिल्लाने लगी और बाहर निकलने की जिद करती है। डॉक्टर्स को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेन दरवाजा ओपन करके सीधा एमआरआई स्कैनिंग की तरफ चला गया। वो अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि सैरा की बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है। कई देर तक वो एमआरआई मशीन में स्टक ही रही, लेकिन मशीन को बंद करने के बाद बेन उसे आसानी से निकाल लेता है और व्हील चेयर पर आगे लेकर जाने लगता है। सैरा सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी कि वो आ चुका है। अब इसका क्या मतलब है किसी को नहीं अंदाजा। सैरा ने सिंपली अपनी वो रेड चौक मांगी जिससे वो हर चीजें ड्रॉ किया करती। ये सैरा का स्ट्रेस रिलीफ करने का एक वे होता है। अगर उसे कुछ ऐसा कहना रहता जो कि वो बता नहीं पाती तो वो उसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देती। बेन तो कई सारे कलर्स के चौक अपने पास ही रखता था ताकि वो अपनी बेटी को दे दे। सैरा को अब व्हील चेयर पर आगे लेके जाते हुए बेन परेशान हो गया कि उसे ठीक कैसे करेगा। अब तक उसने कई जगहों पर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढा है, लेकिन उसके हाथ कुछ लगा ही नहीं। इसीलिए अब यहाँ बेन ने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। यहाँ पर तो उसकी बेटी के साथ कुछ स्ट्रेंज चीजें हो रही है। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट तो बेन को समझाने भी आते हैं कि इस कंडीशन में सैरा को दूसरी जगह लेकर जाना उसे खतरे में डाल सकता है। यहाँ पर हम उसकी पूरी देख रेख करते रहेंगे। पर यह जानकर लग ही रहा था कि बेन यहाँ पर नहीं रुकेगा। हमें तो सैरा की ड्राइंग दिखाई गई जिसमें वो बार बार सर्कल बनाते जा रही थी। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। यहाँ बेन और डॉक्टर्स की एक दूसरे से बात चलती रहती है। तभी सैरा ने कुछ अनजान आदमी को देखा। उस आदमी की पूरी बॉडी एकदम ब्लैकिश लग रही थी और वो सभी के सामने सैरा के पास आकर उसके कान में कुछ कह देता है। ये समझ नहीं रहा था कि बाकी लोगों का ध्यान उस आदमी पर क्यों नहीं गया और उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया सैरा के कान में कि वो एकदम स्तब्ध रह जाती है। उसका वो चौक नीचे गिर गया और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। बेन तो अपनी बेटी को चेक कर रहा होता है कि क्या हो गया उसे, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जो चौक नीचे गिरा था वो अब गायब हो चुका होता है। इन छोटी बातों पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता और डॉक्टर के कन्विंस करने पर बेन रुक जाता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा था बेन को टेंशन होने लगी अपनी बेटी की। बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो किसी को बिना बताए अपनी बेटी को लेकर चला जाएगा। बेन ने तुरंत ही अपनी बेटी को व्हील चेयर से ले लिया और आगे बढ़ने लगा। पर थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात डॉक्टर की उस असिस्टेंट एमी से होती है। एमी ने बेन को वापस समझाया कि हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे तो अपनी बेटी के लिए जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर बेन ने अब तक शायद अपनी बेटी के लिए कुछ डिसीजंस ले लिए थे। एमी के कई बार समझाने पर भी ना मानने के कारण वो अब लिफ्ट में चला जाता है ताकि वो वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पर चले जाए। एमी भी अब बेन को अच्छी तरीके से छोड़ने के लिए लिफ्ट के अंदर आ जाती है। लिफ्ट में एक आदमी पहले से ही था जिसका नाम जॉन होता है। एमी तो बार बार ट्राई कर रही थी बेन को कन्विंस करने का, पर शायद अब कुछ फायदा नहीं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर रिक आ जाता है टोबी नाम के पेशेंट को लेकर। टोबी दरअसल अपने वार्ड से दूर जा रहा था, तो अब रिक उससे सही जगह पर लेकर जा रहा है। लिफ्ट अब बंद हो गया और वो सभी नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगे। उन सभी को क्या अंदाजा कि आने वाली चीजें बहुत खतरनाक होने वाली हैं। जैसे जैसे अब लिफ्ट नीचे जा रही थी अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ। देखने पर यह पता चला कि लिफ्ट 6 और 7 फ्लोर के बीच में ही रुक गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं कर रहे थे और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। अब इस पूरे प्रोसेस में टोबी नाम का वो पेशेंट काफी पैनिक हो जाता है। वो तो नीचे गिर गया और उसे सांस भी नहीं आ रही थी। बेन तो अपनी बेटी सैरा की ही देखरेख कर रहा था, तो इसीलिए एमी टोबी को जाकर ठीक करने लगी और उसे सीपीआर भी देती है। एक मोमेंट पर टोबी को लगा कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन एमी के बार बार प्रयत्न करने के कारण वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज बात नोटिस की गई कि टोबी जब उठ रहा था तो उसने ये कहा कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे बचाया क्यों और मुझे जाने देते। अब ये चीजें रिक को भी समझ में नहीं आती और वो बाकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि लिफ्ट ठीक हो जाए। लिफ्ट वापस तो ठीक हो
चुकी थी, लेकिन हमें जॉन की तरफ दिखाया गया जो उस समय पर काफी स्ट्रेंज बिहेव करता है और लगता है कि उसे कुछ डार्क सीक्रेट पता है, लेकिन उसने अभी तक किसी को इस बारे में नहीं बताया है। एक बार फिर से लिफ्ट वापस से चालू हो गई और वो नीचे की तरफ बढ़ने लगी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बजाय अपने आप ही 6th फ्लोर पर रुक जाती है। लिफ्ट का गेट ओपन होता है और सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उस फ्लोर के ऊपर कोई भी नहीं था, ना डॉक्टर, ना नर्सेस और ना ही पेशेंट। रिक इतना सुनसान फ्लोर देखकर काफी चौंक गया कि यहाँ पर कोई वार्ड बॉय भी नहीं मौजूद है। एमी और बेन भी ये चीजें देखकर धीरे धीरे आवाज लगाने लगे, पर वहाँ पर एक इंसान भी नहीं था कि रिप्लाई दे सके। सब कुछ अब से एकदम अजीब ही तरीके से हो रहा था। लिफ्ट वापस से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए रिक ने डिसाइड किया कि वो स्टेयर्स यूज करेंगे। लेकिन जब वो स्टेयर्स के पास पहुंचते हैं तो वहाँ का डोर लॉक था, यानी वो उससे भी नीचे नहीं जा सकते। इस मोमेंट पर तो टोबी बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था कि क्या तुम सब नहीं देख सकते उसे, वो यहीं पर है और उसका आतंक चालू हो चुका है। बेन, एमी और रिक तो यही समझते हैं कि टोबी पागल हो चुका है, उसकी बातों को वो इग्नोर ही करते रहते हैं। अब रिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे कुछ आवाज सुनाई दी। एक कमरे से लगातार प्रिंटिंग की आवाजें आ रही थी, जैसे कि प्रिंटर कोई यूज कर रहा हो। बाहर की तरफ कई सारे प्रिंटिंग पेजेस घिरे हुए होते हैं। रिक ने जब उस डोर को ओपन किया तो वो देख पा रहा था कि प्रिंटर ऑन है। उसने तुरंत ही उसे जाकर बंद किया। वहाँ पर भी कोई मेंबर ना मिलने के कारण वो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। एमी जब उन सारे प्रिंटिंग पेपर्स को उठा रही थी तो वो अजीब तरीके के सिंबल्स देख पाती है, जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो। अब ये क्या चीज थी, ये उनकी समझ के एकदम परे है। अब यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक लेडी की आवाज सुनाई दी। रिक और बाकी सब जब उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो पता चला कि एक लेडी व्हील चेयर पर बैठी है और वो दीवार की तरफ मुंह करके आगे बढ़ रही थी। रिक ने अपनी गन निकाल दी सेफ्टी के लिए। एमी भी उसके साथ आगे बढ़ती है ताकि वो उस लेडी को देख सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लेडी का चेहरा दूसरी तरफ किया तो सभी लोग एकदम दंग रह गए, क्योंकि वो लेडी मर चुकी थी और उसके आई बॉल्स एकदम से निकाल लिए गए होते हैं। इतनी बुरी मौत आखिरकार कौन दे सकता है, वो भी इस तरीके के हॉस्पिटल में जहाँ रूल्स काफी सख्त हैं। एमी तो जल्द से जल्द उस लेडी के चेहरे पर कपड़ा डाल देती है ताकि उसे कोई और देख ना पाए। इन खौफनाक चीजों से बेन अपनी बेटी सैरा को दूर ही रख रहा था। पैनिकिंग मोड में आने के बाद रिक ने इंटरकॉम से कनेक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन स्ट्रेंज बात ये होती है कि रिप्लाई में कुछ आ नहीं रहा था। सिर्फ ऐसा लगता है कि सेम रिक की ही आवाज किसी दूसरे आवाज में उसे सुनाई दे रही है। वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम ही नहीं कर रहे थे, तो अब उन सारे लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं था स्टेयर्स के दरवाजे को तोड़कर उनसे होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाना। रिक तो सबसे आगे खड़ा हुआ होता है और उसने वो दरवाजा तोड़ दिया, यानी कि अब उन सभी को स्टेयर्स से नीचे होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाना था। स्टेयर्स पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ होता है और चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता, पर उन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा। इसीलिए अब बेन ने अपनी बेटी सैरा को व्हील चेयर से उठाया और उसे गोदी में लेकर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो सब नीचे जाते जा रहे थे, पर ग्राउंड फ्लोर से कुछ विस्परिंग की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मौजूद है जो उन सभी को नीचे की तरफ बुलाते जा रहा है। रिक ने तो अब जोर से चिल्लाया कि नीचे कौन है, जो भी है सामने आ जाए। उसका रिप्लाई तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन थोड़े ही देर बाद एक गन शॉट की आवाज आई और वो गन शॉट सीधा चलाया गया था रिक की तरफ। अच्छी बात होती है कि रिक सही समय पर पीछे हट गया, लेकिन उसके गले पर थोड़ी चोट लग गई थी। इस पूरे प्रोसेस में जॉन के हाथ में जो 3 टेडी बेयर्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग काफी डर के मारे नीचे के फ्लोर्स की तरफ भागने लगे। अगर सच में वहाँ पर कोई है और उसके पास गन है तो वो सब खतरे में हो सकते हैं। फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए वो 5th फ्लोर पर रुक जाते हैं और वहाँ के ही वार्ड के अंदर चले जाते हैं। रिक और बाकियों को समझ नहीं रहा था कि ये कौन कर रहा है, आखिर हॉस्पिटल के बाकी सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं। माहौल काफी पैनिक हो चुका था, इसीलिए एमी सबसे पहले रिक के घावों को ठीक करती है। जॉन भी पता नहीं टोबी की तरह ही बोलने लगा था कि वो सब हमें मार देंगे, शायद हम में से कोई भी बचने नहीं वाला। ये चीजें जॉन और टोबी क्यों कह रहे हैं और किस बेसिस पर वो ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ उनके अलावा कोई और मौजूद है। अब तो हमें साफ दिखाया गया कि सैरा को भी कुछ आवाजें आ रही हैं। अब वो जो चीजें सेंस कर रही थी और महसूस कर पा रही थी उसे चौक की मदद से अपने बुक के ऊपर बनाते जाती। उसकी ड्राइंग में हम कुछ अजीब तरीके के चेहरे देख पा रहे होते हैं जिनका शायद इस पूरी जगह से कनेक्शन है, लेकिन उन लोगों में से किसी की भी नजर उस ड्राइंग पर नहीं जाती। शायद जाती तो समझ पाते कि क्या होने वाला है। रिक अब उन्हें गाइड करता है और वो उसी वार्ड की दूसरी तरफ जाने लगे। पता नहीं आगे उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें शुरुआत है उस अनजान चीज की जिसकी किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। अब यहाँ रिक और जॉन ट्रैवल करते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आ जाते हैं और कई सारे सिक्योरिटी कैमरास के फुटेजेस देखते हैं। सभी लोग वहाँ पर जुट गए थे और थोड़ी ही देर में उनकी नजर एक फुटेज पर गई। वहाँ साफ देखा जा रहा था कि 2 पर्सन मौजूद हैं और वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। उनमें से एक लेडी थी और दूसरा आदमी था। उसके हाथ में तो एक गन होती है और वो 3rd फ्लोर पर उस लेडी को लेकर जा रहा था।
तो अब जॉन यही डिसाइड करता है कि हमें 3rd फ्लोर पर जाकर उस चोर को मार देना चाहिए। जरूर वही है जो ये सारी चीजें कर रहा है। जॉन ने तो तुरंत ही ब्रॉडकास्टिंग माइक से ये अनाउंस कर दिया कि हम 3rd फ्लोर पर आ रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन रिक उसे पीछे ढकेलता है क्योंकि ये गलत है। इस तरीके से अनाउंस करके जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। अब यहाँ बैन, एमी और सभी लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी सेरा की नजर पीछे वाले एक रूम की तरफ जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, इसीलिए सेरा बिना किसी को बताए व्हील चेयर लेकर उस कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा अपने आप ही ओपन हुआ और वो इंटर कर जाती है। बैन को जब रियलाइजेशन हुआ कि उसकी बेटी सेरा यहाँ पर नहीं है, तो वो काफी पैनिकिंग मोड में चारों तरफ उसे ढूंढने लगा। जब वो उसी कमरे में इंटर करता है तो उसकी बेटी व्हील चेयर पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। बैन धीरे धीरे अपनी बेटी को बुलाने के लिए उस तरफ जाता ही है और देखता है कि उसकी बेटी किसी से बात कर रही थी। अचानक वो शांत हो गई और अपना सर नीचे कर लिया। बैन तो डर के मारे जल्द से जल्द अपनी बेटी को उस कमरे से लेकर चला आता है, लेकिन तभी उन सभी के फोन्स अचानक बजने लगे थे। फोन अपने आप ही काफी तेज हीट होने लगे होते हैं और तुरंत ही एमी ने अपने कान बंद कर लिए। अब ऐसा वो क्यों कर रही थी ये समझता नहीं, लेकिन टोबी भी उसे देखकर अपने कान बंद कर लेता है। थोड़ी देर में वहाँ का टेम्परेचर अब कम होने लगा था और कुछ आवाजें स्प्रेड होने लगी। ऐसी आवाजें उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और जैसे ही उनकी नजर सामने मौजूद एक मिरर पर जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक किसी आत्मा की परछाई दिखाई दे रही थी, जो इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि उनकी तरफ अटैक करने लगी। तुरंत ही ये देखकर सभी लोग दूसरे कमरे में भागने लग जाते हैं। ये स्पिरिट जो भी थी उनका पीछा करती है उन्हें मारने के लिए। पर अच्छी बात हुई कि वो सब एक कमरे में पहुंच जाते हैं और जब रिक उसे गोली चला रहा था तो उसे गोली भी नहीं लगती, लेकिन उनसे गलती से एक्सरे मशीन चालू हो जाती है जिससे चारों तरफ एक रेडिएशन फैलने लगी और यही चीजों की वजह से वो स्पिरिट वहां से भाग जाती है। आखिर उनके साथ ये क्या हुआ और वो चीज कौन थी, सभी को एकदम हैरान कर देती है। एक समय पर तो उन्हें लगा कि ये सब सपना है, लेकिन ये रियलिटी थी जो उन्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जॉन बेचारा इतना पैनिक हो गया कि वो इसे हेलुसिनेशन ही मानता है। वो कहता है कि हम सब एक साथ हेलुसिनेट कर रहे हैं और ये चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी सब जॉन को समझा रहे थे कि हमें शांति से काम लेना होगा, पर जॉन इन सारी चीजों का जिम्मेदार बैन और उसकी बेटी को मानता है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। जॉन एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला था और सीधा वो उस जगह से अपना ब्रीफकेस लेकर निकल जाता है। जॉन को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही जॉन उस जगह से लिफ्ट की तरफ बढ़ता है तो अचानक कुछ लिफ्ट में चेंजेस हुए। वहाँ का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था और जैसे ही बंद होने वाला होता है तो नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। हमें तो लिफ्ट के नीचे से कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था जिसके काफी लंबे नाखून होते हैं। जॉन जोर से चिल्लाया मदद के लिए। तब जाकर बैन और रिक वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे खींचने का ट्राई करते हैं। नीचे की तरफ से कोई खतरनाक शैतान था जो उसे मारने की कोशिश करता है। रिक तो अपने साथ गन भी नहीं लेकर आया, लेकिन वो इस तरीके से जॉन को छोड़ भी नहीं सकते थे। रिक ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उससे उस क्रिएचर को मारने लगा। वो क्रिएचर या स्पिरिट जो भी थी बहुत खतरनाक होती है। उसने जॉन के पैर पर काफी चोट पहुंचा दी, पर आखिरकार लिफ्ट नीचे जाने की वजह से वो भी चला जाता है। रिक और बैन कैसे भी करके घायल पड़े हुए जॉन को वापस लेकर आते हैं। पर यहाँ एमी जो कि सेरा के साथ मौजूद थी, पता चला कि टोबी ने गन लेकर अपने ऊपर तान दी है। एमी तो उसे समझाती है, लेकिन टोबी कहता है कि मैं बार बार मर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और इस बात भी वैसा ही होगा जैसा होता आ रहा है। लेकिन सेरा अचानक एक वर्ड कहती है कि सभी को शांति मिल जाएगी। ये वर्ड टोबी को एकदम काम डाउन कर देता है। टोबी ने अपने ऊपर से गन हटा ली और एमी को दे दी। एमी को कुछ नहीं समझता कि क्या हुआ। रिक और बेन तो घायल पड़े हुए जॉन को वहां पर लेकर आ गए और एमी उसकी मरहम पट्टी करने लगी। यानी यहाँ पर सब कुछ उनकी समझ के एकदम परे हो रहा था। अब यहाँ रियलिटी में कभी हम भी इस तरीके से फंस जाए जहाँ पर हमें कुछ गलत लग रहा है और कुछ अनजान चीजें हमारे साथ हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन सारी पैरानॉर्मल चीजों पर भरोसा कर लेना चाहिए। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि स्पिरिट्स होती हैं और वो एनर्जी के माध्यम से अपने होने का एहसास दिलाती हैं। यानी अगर आपको लग रहा हो कि किसी जगह पर ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बैटरीज अपने आप कम होने लगी है, क्योंकि ये सिंबल होता है कि उस जगह पर कोई स्पिरिट मौजूद है, क्योंकि वो अपने आसपास की एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीजें आप गौरव तिवारी, जो कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, उनकी सारी वीडियोस में देख सकते हो। हाल ही में उनकी भय नाम की सीरीज भी आई है जिसमें ये सारी चीजों का इंक्लूजन हुआ है। लेकिन अगर हमें घोस्ट को डिटेक्ट करना हो तो उनके द्वारा यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला
होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ मशीन। यानी अगर कोई स्पिरिट जो कि एनर्जी कंज्यूम करती है वो आसपास रहेगी तो ये ईएमएफ मशीन अचानक सिग्नल देने लगेगी। इसके सभी एलईडीज जलने लग जाते थे। और तो और गौरव तिवारी द्वारा कही गई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि स्पिरिट्स दुनिया से तब अटक जाते हैं जब उनका कोई अधूरा काम रह जाता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जो उन्हें इस दुनिया से जाने ही नहीं देती। तो इन चीजों के लिए उन्हें स्पिरिट से कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम रैम पॉड होता है। इस रैम पॉड के जरिए वो स्पिरिट से यस या फिर नो में बात करते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमें पैनिक नहीं होना है क्योंकि कई सारी स्पिरिट सिर्फ अपना प्रेजेंस दिखाती हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका अधूरा काम पूरा हो जाए। लेकिन यहाँ उस वार्ड में मौजूद बेन और उसके सभी साथी काफी पैनिक लग रहे थे। जॉन जिसके पैर पर काफी ज्यादा जख्म होते हैं वो तो ये सारी चीजों का जिम्मेदार सैरा को मान रहा था। वो तो शुरुआत से ही कह रहा था कि सैरा को हमें निकाल देना चाहिए। अब यहाँ बेन ने ये चीजें सुनी तो वो जॉन को धमकी देता है कि मेरी बेटी के बारे में ये सब मत बोलो, अगर ऐसा बोलते रहोगे तो तुम बहुत मार खाने वाले हो। पर जॉन तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, वो तो सैरा के बारे में बोलता ही रहता है। बेन भी अब यहाँ गुस्से में आकर उसके जख्मी पैर को दबाने लगा। उस जगह पर पूरा माहौल एकदम से अजीब ही हो चुका था। अब उन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो और भी ज्यादा नीचे जाएंगे स्टेयर्स की मदद से। लेकिन हम सैरा को देख पा रहे थे कि जो कुछ न कुछ ड्रॉ करते जा रही थी उसकी ड्राइंग में ऐसी डिटेल्स होती हैं जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती और ऐसा लग रहा था कि जो भी होने वाला है सैरा को पहले उसका अंदाजा लग जा रहा है और वो उसे ड्रॉ कर दे रही है। बेन को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए कैसे भी करके वो आगे बढ़ने लग गए। अब यहाँ लगातार जब वो नीचे उतरते हुए थर्ड फ्लोर पर आते हैं तो पता चला कि उसके नीचे का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। यानी अब वो सब स्ट्रेंज तरीके से थर्ड फ्लोर पर ही फंस गए। और ये वही फ्लोर था जिसमें कि सीसीटीवी फुटेजेस में देखा होता है कि एक आदमी गन लेकर एक लेडी को लेकर जा रहा था। सभी लोग एकदम धीरे धीरे उस जगह पर इंटर जैसे ही करते हैं तो वहाँ सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। उस डॉक्टर की वहाँ पर डेड बॉडी भी होती है जो कि सैरा की ट्रीटमेंट कर रहा था। एमी उसे देखकर काफी शॉक हो गई क्योंकि ये डॉक्टर उसके साथ कई सालों से था। वैसे ही यहाँ पर जितने भी सिस्टर या फिर वार्ड बॉयज रहते थे उन सब की डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी हुई होती है। ये काम जरूर उन्हीं क्रिएचर्स और स्पिरिट का हो सकता है जिसे कि उन्होंने देखा था। पर अचानक टोबी को उस डॉक्टर के यहाँ से एक रिकॉर्डर मिला। उस रिकॉर्डर को प्ले करने के बाद उसमें से आवाज आती है कि अगर तुम सभी को बाहर निकलना है तो उस छोटी सी बच्ची को यहीं पर छोड़ दो। इनडायरेक्टली वो बात कर रहे थे सैरा के बारे में। सभी लोग अब एकदम बेन की तरफ देखने लगते हैं कि इस सिचुएशन में वो क्या करेगा। रिकॉर्डर में तो साफ कहा जा रहा है कि जब तक वो सैरा को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। यानी सैरा का उन खतरनाक स्पिरिट से कुछ तो रिलेशन है। बेन ये कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से छोड़े, इसीलिए वो उसे जाकर पकड़ लेता है। अब जैसे ही थोड़ा वो और आगे बढ़ते हैं तब पता चला कि उसी खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया है। उसने सबसे पहले टोबी को दबोचा और उसे खत्म कर दिया। सभी डर के मारे दूर भागने लगते हैं और रिक ने उसके ऊपर लगातार फायरिंग भी की, पर उस क्रिएचर पर मानो गोली का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ही रिक के ऊपर भी झपट्टा मारा और उसे भी खत्म कर दिया, मानो इंसानों को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। बाकी सब जो बच गए थे वो वहाँ से दूसरे कमरे में आ जाते हैं। सैरा, बेन, एमी और जॉन यही चारों अब तक सरवाइव कर पाए हैं। अब बेन और एमी जैसे ही विंडो की दूसरी तरफ देखते हैं तो वो एकदम दंग रह गए क्योंकि उन्हें पता था कि इससे पहले बाहर बारिश हो रही होती है, पर अब सब कुछ एकदम से ठहर गया होता है। पानी की बूंदें अपनी जगह पर रुकी थी और आसमान में जो लाइटनिंग होती है वो भी स्टक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर की तरफ टाइम एकदम रुक सा गया है। आखिर ये अनजान चीजें कितनी बड़ी शक्ति कर सकती है उन्हें अंदाजा नहीं था। जॉन और बेन के बीच में थोड़ा हीटअप मोमेंट भी क्रिएट होता है क्योंकि जॉन चाहता था कि वो सैरा को छोड़ दे, तो अब जाकर ही वो बाहर निकल पाएंगे। पर एक फादर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ देगा? चाहे कुछ भी हो वो सैरा को उन स्पिरिट्स के हवाले नहीं करेगा। एमी सभी को शांत कराती है और तुरंत ही वहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस था जिससे वो कांटेक्ट करती है। दूसरी तरफ से फिर वैसे ही आवाज आ रही थी जैसा कि 6th फ्लोर पर आई होती है। एमी तो अपनी लोकेशन 3rd फ्लोर बता रही थी और फिर बाद में पता चला कि ऊपर की तरफ जो आवाज सुनाई दी थी वो एक्चुअल में एमी की होती है। यानी वो यहाँ पर एक तरीके के लूप में फंस चुके हैं जिसमें कि वो एक दूसरे के प्रेजेंस को ही महसूस कर पा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि वो उन खतरनाक आत्माओं के इस लूप से बाहर कैसे निकलेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल में जहाँ भी चले जाएं, स्पिरिट उन्हें ढूंढ कर रहेगी और निकलने का यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है कि सैरा को उन्हें छोड़ना होगा यहीं पर, जो ऑब्वियस बात है कि बेन नहीं करेगा। धीरे धीरे अब सैरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और एमी ने जब उसका चेकअप किया तो वो बेन को बताने लगी कि इसे मेडिसिन की जरूरत है। अगर प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन ना मिली तो गलत हो सकता है।
बेन तो उससे पूछने लगा कि आखिर ये मेडिसिन कहाँ मिलेंगी। तब एमी कहने लगी कि इमरजेंसी रूम के ठीक साइड वाले हिस्से पर वो कमरा मौजूद है, पर वहाँ का रास्ता तो बंद हो चुका है। आखिर बेन जाएगा कैसे? पर चाहे अब कुछ भी हो जाए, बेन अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए अब वो जाने का डिसाइड करता है एक फ्लैश लाइट लेकर। पर एमी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी उसके साथ जाती है। अब बेन ने अपनी बेटी सेरा की जिम्मेदारी जॉन के ऊपर रखी और कहा कि इससे कुछ भी हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। वो दोनों सीधा उस जगह से इमरजेंसी रूम की तरफ जाने लगते हैं। बेन ने एक हथौड़ा भी लिया था जिससे कि वो दूसरे दीवार को तोड़ने लगा, यानी इसमें छेद करके वो डायरेक्टली इमरजेंसी रूम में पहुंच जाएंगे। काफी मेहनत करने के बाद आखिर वो दीवार टूट जाती है और वो पहुंच जाते हैं स्टेयर्स के पास। फ्लैशलाइट लेकर जैसे ही वो थोड़ा और दूसरी तरफ गए तो पता चला कि ऊपर जो फ्लोर्स हैं उनके स्टेयर्स पर से आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि कई सारे लोग चलकर नीचे आ रहे हैं। बेन और सेरा ये सुनकर काफी डर गए और अचानक ऊपर से 3 टेडी बेयर्स नीचे गिरते हैं। इसे देखकर उन्हें कंफर्म हो गया कि ऊपर की तरफ कोई तो है, इसलिए बेन ने सीधा एक शूट कर दिया। गोली चलने के बाद वो सारी अनजान आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी रिवील हो रही थी जिसे बेन और एमी दोनों ने ही नोटिस किया था। ये चीजें पहले भी हो चुकी है उनके साथ। यानी जब वो 6th फ्लोर पे थे और नीचे आ रहे थे तो ऐसे ही कुछ टेडी बेयर्स नीचे गिरे और एक गन शॉट की आवाज आई। उन्हें क्या पता कि वही खुद हैं जिन्होंने गन चलाई होती है। यानी ये पूरा मोमेंट पास्ट और फ्यूचर में एकदम से फंस गया है। वही लोग पास्ट में भी थे और वही फ्यूचर में भी होते हैं। बेन और एमी तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उन लोगों के पास पहुंचकर समझा दे कि यहाँ पर क्या खतरा होने वाला है। पर सबसे पहले बेन को दवाई लेनी थी। दूसरी तरफ हमें जॉन दिखाया गया जो सेरा के साथ बैठा हुआ था। सेरा फिर से कुछ तो ड्राइंग करते जा रही होती है जिसे कि जॉन दिखाने के लिए कहता है, लेकिन सेरा का ऐसा कोई भी मन नहीं था। पर यहाँ जॉन ऑब्वियसली काफी सेल्फिश था, उसे अपनी जान बचानी थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सेरा को उन स्पिरिट के हवाले कर देगा। इसके बाद एटलीस्ट उसे जाने के लिए तो मिल जाएगा। तुरंत ही वो सेरा के व्हील चेयर को पकड़ता है और सुनसान वाले इलाके पर लेकर चला जाता है। जॉन सेरा को अनजान तरीके से रोककर स्पिरिट्स को बुलाने लगा कि तुम्हारा शिकार तुम्हारे पास है, अब बाकी लोगों को जाने दो। अचानक हमें पीछे से कोई आता हुआ दिखाई दिया और बाद में पता चला कि ये टोबी है। टोबी ने तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर दिया था क्योंकि वो सेरा को बचाने की कोशिश करता है, पर जॉन खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने टोबी को भी मार दिया। लेकिन अब अचानक सेरा का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था और वो काफी गुस्से से पीछे देखती है। सारी लाइट्स एकदम फ्लिकर होने लगी और अगले ही मोमेंट में एक खतरनाक शैतान इमर्ज होता है। उस शैतान ने जॉन को पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। जॉन तो ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन अच्छी बात हुई कि उस जगह पर बेन और एमी पहुंच जाते हैं। बेन ने एक स्ट्रेचर लेते हुए उसके ऊपर फेंक दिया जिससे कि वो शैतान टकराता हुआ विंडो से नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। ये सारी खौफनाक चीजों से तो अब बेन और एमी को भी डर लगने लगा था, पर सबसे पहले वो अपनी बेटी को सेव करता है। थोड़ी देर बाद बेन ने नोटिस किया कि सेरा गायब हो चुकी है, इसीलिए वो ढूंढने के लिए कहीं और ही भागने लगा। इन चीजों की वजह से बेन और एमी अलग हो जाते हैं। एमी भी अब कमरे में आ गई और वो तुरंत ही जाकर बेड के नीचे छुप जाती है क्योंकि सामने की तरफ वही खतरनाक क्रिएचर था जो लोगों को खा रहा होता है। अगर उसने एमी को देख लिया तो शायद वो उसे भी मार देगा, तो एमी यही सही समझती है कि वो उसके सामने ना जाए। दूसरी तरफ बेन जब अपनी बेटी सेरा को ढूंढते हुए एक कमरे में गया तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। आसपास की जगह एकदम साफ सुथरी थी और वहाँ कई सारे डॉक्टर्स और पेशेंट दिखाई दे रहे होते हैं। लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बेन के दिमाग में कई सारे सवाल चलते हैं, लेकिन जब वो किसी से बात करने की कोशिश करता है तो वो पता चला कि ये उसका विजन है। वहाँ पर कोई भी रियलिटी में मौजूद नहीं था। बेन ने तुरंत ही वॉकी टॉकी से एमी को कांटेक्ट किया और अगले ही मोमेंट में दरवाजा ओपन करने पर वो वापस वहीं पहुंच गया। चारों तरफ अंधकार और एकदम से तहस नहस हुआ हॉस्पिटल। तुरंत ही वो सामने की तरफ देखता है कि व्हील चेयर पर उसकी बेटी सेरा बैठी है। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो पता चला कि वही खतरनाक क्रिएचर उसके सामने आ चुका है। बेन ने तो उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन शैतान उससे काफी ताकतवर था। उसने बेन का गला पकड़कर उसे उठा लिया होता है। लग नहीं रहा था कि बेन बच पाएगा, पर तभी अचानक पीछे से टोबी आ गया। टोबी ने एक नुकीला हथियार उसके पेट में घुसा दिया होता है, जिससे कि शायद शैतान को थोड़ी चोट लग गई थी। बेन को उसने नीचे फेंक दिया, लेकिन अब शैतान ने वही हथियार निकाला और टोबी को मार दिया। बेचारा टोबी अब खत्म ही हो जाता है। बेन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी बेटी सेरा को लेकर एमी के पास पहुंचा। वो दोनों अब किसी भी हालत में यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और लिफ्ट के पास जाते हैं। लिफ्ट में कैसे भी अपनी बेटी को एंटर करने के बाद पता चला कि वो क्रिएचर उनके पास ही आ रहा है,
पर सही समय पर वो लिफ्ट बंद हो गई। यानी अब सिर्फ उन्हें ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना है। प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उस लिफ्ट में अब वही स्पिरिट आ जाती है जो उन्हें सबसे पहले दिखाई दी थी। उसने तो एमी पर हमला करके उसे चोटिल कर दिया होता है। जल्द से जल्द लिफ्ट उन्होंने ओपन किया और वहां से भागने लगे। बेन अपनी बेटी सेरा को कंफर्टेबल करा रहा था और एमी एकदम घायल हो चुकी थी। बट बाद में पता चलता है कि जिस वार्ड में वो लोग पहुंचे थे वहां पर कई और क्रिएचर्स भी है। उन्होंने सीधा हमला कर दिया और बेन तो सेरा को लेकर भागने लगता है। बेचारी एमी जब बाहर निकल रही थी तो दरवाजा ही बंद हो गया और वो फंसी रह गई। बेन उसे बचा नहीं पाता, इसीलिए अपनी बेटी सेरा को लेकर पार्किंग एरिया में चला जाता है। उसने जल्द से जल्द अपनी बेटी को ट्रक में बिठाया और आगे बढ़ने लगा। पर हॉस्पिटल में जितने भी मरे लोग होते हैं वो जिंदा होने लगे। वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी उन्हें पकड़ लिया जाए। बेन उसे आगे लेकर तो बढ़ रहा था, लेकिन सेरा अचानक कुछ अजीब वर्ड्स कहने लगी। उसका साफ मतलब यही था कि अब यहीं पर इसे खत्म कर देना है। अचानक बेन जब अपनी आंखें बंद करके ओपन करता है तो सेरा गायब हो चुकी थी और अचानक वो कार के सामने आ जाती है। बेन ने तुरंत ही रोका और वो देख पा रहा था कि उसकी बेटी सेरा ग्लो कर रही है। आखिर उसे क्या हुआ कुछ समझता नहीं, लेकिन तभी उस जगह पर वही सारी काली आत्माएं आ जाती हैं जिन्होंने बेन को अब अपने अंदर समाना स्टार्ट कर दिया था। बेन चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। सेरा जानती थी कि वो क्या कर रही है और जब वो पीछे मुड़ी तो वही खतरनाक शैतान उसके सामने था। शैतान उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सेरा ने साफ कहा कि यही तुम्हारा अंत है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी शैतान एकदम से गायब होता जा रहा था और अब एक ऐसा ब्राइट सीन आया जिसमें सब कुछ बदल गया होता है। हमें सेरा दिखाई गई जो MRI मशीन में मौजूद थी और उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। बेन ने उसे कैसे भी करके बाहर निकाला और सब वैसा ही होता है जैसा शुरुआत में दिखाया गया था। सभी बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार सेरा ने रेड चौक मांगने के बजाय ब्लू चौक मांगा। वो उस पर कुछ ड्रॉ कर रही थी और तभी हमें वही आदमी दिखाया गया जो उसके पास आ रहा था। इस बार साफ पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि टोबी ही था और वो इशारा करता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। यानी जो खतरनाक लूप इस हॉस्पिटल में बना था वो अब अपने आप ही मिट चुका है। होपफुली वो सब वापस से इन चीजों में नहीं फंसेंगे और हमारी ये खतरनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।